आज हम तुमको सिखाएंगे कि कैसे जो है शेप कैसे देखते हैं, बॉन्ड एंगल कैसे देखते हैं, क्या क्या करते हैं। और बहुत आसान तरीके से हम लोग ये सारी चीजें सीख पाएंगे। ठीक है, तो पिछली क्लास तक बच्चों हम लोगों ने sp हाइब्रिडाइजेशन, sp2 हाइब्रिडाइजेशन, sp3 हाइब्रिडाइजेशन, दिस वी हैव डन। ठीक, जल्दी से थोड़ा सा sp3d, sp3d2 और sp3d3 थोड़ा सा संक्षेप में जल्दी से निपटा लेते हैं और फिर हम लोग आ जाएंगे शॉर्टकट ट्रिक्स हैं उनको कैसे समझा जाए। देखो तो भाई चौथे नंबर का जो हाइब्रिडाइजेशन है उसे बोलते हैं sp3d हाइब्रिडाइजेशन। sp3d हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है? sp3d हाइब्रिडाइजेशन जरा गौर करें, नाम से ही स्पष्ट हो रहा होगा आपको कि अगर sp3d हाइब्रिडाइजेशन है तो उसका मतलब हो गया कि एक s ऑर्बिटल होना चाहिए, 3 p ऑर्बिटल होना चाहिए और एक d ऑर्बिटल होना चाहिए, और इनकी मिक्सिंग से हमारे पास 3 2 5 हो गए, तो 5 न्यू sp3d ऑर्बिटल्स मिलते हैं। बस इतनी सी बात है, इतनी सी बात है। एक s 3 p और एक d मिल गए, टोटल 5 मिले तो 5 नए जनरेट हो गए। अब बच्चों इसको जो है एक एग्जाम्पल से जरा समझा जाए। इस चीज को एक एग्जाम्पल से समझें कि sp3d कैसे प्रकट होता है, कैसे प्रकट होता है। तो हम बात करते हैं इसका जो बेस्ट एग्जाम्पल है समझने के लिए, आसान भी है, दैट इज PCl5। PCl5 को देखते हैं। PCl5 में देखें क्या होता है। एक सेकंड बच्चों, तो PCl5 को देखें तो यहां पर जो फास्फोरस है दैट इज 15 फास्फोरस। तो फास्फोरस 15 है तो लिखा जाएगा इसको 1s2 2s2 2p6, 10 ये हो गए। उसके बाद बच्चों क्या लिखा जाएगा? उसके बाद लिखा जाएगा इसको 3s2 और 3p3, है ना। नाइट्रोजन फैमिली का है, ns2np3 होता है इसका, 3p3। अब यहां पर क्या है कि इस फास्फोरस का जो बैलेंस शेल है दैट इज द थर्ड शेल। तो इस थर्ड शेल पर अगर चर्चा की जाए तो इस थर्ड शेल को देखा जाए तो इस 3s में 2 इलेक्ट्रॉन तो जो हैं ये हो गए, और 3p3 है। तो 3p3 है तो इसका मतलब ये हो गया कि 3p में भी 3 इलेक्ट्रॉन्स हैं, 3 नॉन पेयर्ड होंगे। लेकिन इस फास्फोरस का जो 3d है, चूंकि थर्ड शेल है तो उसमें d भी रहेगा, तो d पूरी तरह से वैकेंट है। अब अगर इस PCl5 का आप स्ट्रक्चर पर गौर फरमाएं तो इस PCl5 का अगर स्ट्रक्चर बनाएंगे तो फास्फोरस के साथ जो है हम देख पा रहे हैं कि 5 क्लोरीन एटम्स का अटैचमेंट है। तो फास्फोरस के साथ अगर 5 क्लोरीन एटम्स को अटैच करना है तो ये इस तरह से इसका लुईस डॉट स्ट्रक्चर बनता है कि 5 बच्चों कोवैलेंट बॉन्ड्स आते हैं। ये नीचे लग रहा है कि क्लोरीन दिख ही नहीं रहा है, ठीक, ये हो गया। तो ये जो है क्लोरीन के पास एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन रहता है, ये सबको पता है, और वो क्लोरीन का एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन जो है वो इन फास्फोरस के 5 इलेक्ट्रॉन्स के साथ एक एक सिंगल बॉन्ड बना के ये पूरा PCl5 तैयार हो जाता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अपने फास्फोरस के पास बॉन्डिंग स्टेट में 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, या एक्साइटेड स्टेट में 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। तो ऐसा हो जाता है, कारण क्या है कि इसमें से एक इलेक्ट्रॉन का प्रमोशन हो जाता है d में। तो इस फास्फोरस का अगर हम एक्साइटेड स्टेट में कॉन्फ़िगरेशन देखते हैं तो इस फास्फोरस के को अगले पेज में करते हैं, आगे बढ़ जाए।
एक्साइटेड स्टेट में इस फॉस्फोरस पर अगर गौर किया जाए तो फॉस्फोरस का जो 3s है उस 3s में ये हो गया, और जो 3p है उस 3p में ये हो गया, और 3d में भी एक इलेक्ट्रॉन आ जाता है जो कि 3s में हुआ करता था, अब वो एक्साइटेड स्टेट में आके 3d में पहुंच गया। ठीक, ये 3d हो गया, ये हो गया 3p। और क्लोरीन का हम लोग जानते ही हैं, तो क्लोरीन का जो है एक इलेक्ट्रॉन है, तो वो एक इलेक्ट्रॉन क्या करता है, ये जो 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो गए सबके साथ एक एक इलेक्ट्रॉन आके पेयर्ड हो जाता है। तो जब बॉन्डिंग स्टेट होती है तो बॉन्डिंग में क्या हो जाता है कि हम इसी में बनाए देते हैं, है ना, हम इसी में बनाए देते हैं, तुम चाहो तो दोबारा बना लेना। इस बॉन्डिंग में जो क्लोरीन है उसका जो एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है वो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, अच्छा पहले तो एक काम ये समझ लें कि अब क्या हो गया कि यहां पर टोटल 5 इलेक्ट्रॉन्स हो गए, जिसमें कि 3 तो है 3p ऑर्बिटल में, और एक है 3s में, और एक है 3d में, है ना। तो होता क्या है बच्चों कि फिर से वही सारी चीजें कॉमन है जो हम लोग कई बार पढ़ चुके हैं हाइब्रिडाइजेशन में, कि ये जो 5 ऑर्बिटल्स हैं इनकी मिक्सिंग हो जाती है, इनकी मिक्सिंग होती है, और मिक्सिंग होने के बाद जो हमें परिणाम मिलता है वो परिणाम कुछ यूं आता है, वो परिणाम ऐसा आ जाता है कि ये हमने 5 बना दिए, ये 5 बना दिए, ये 5 इलेक्ट्रॉन्स जो है हर ऑर्बिटल का नाम अब sp3d है, हर ऑर्बिटल का नाम sp3d है, ये भी sp3d है, ये भी sp3d है, ये भी sp3d है, ये भी sp3d है, और ये भी sp3d है। अब ये sp3d के जो 5 ऑर्बिटल्स हैं सब में एक एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, तो ये क्या करते हैं कि क्लोरीन का एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इनके साथ समायोजन करके एक एक कोवेलेंट बॉन्ड बना देता है। तो इस तरह से ये sp3d हाइब्रिडाइजेशन की बात हो जाती है। अब ये जो sp3d हाइब्रिडाइजेशन है इसमें इसका शेप बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उसमें एक ऐसी बात है जो जिससे कई बार क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। अभी हम आपको शेप ज्योमेट्री बताने का बहुत आसान तरीका बताएंगे, हाइब्रिडाइजेशन, बॉन्ड एंगल, सबको आप चुटकी बजाते कर पाएंगे। पहले जल्दी से हम लोग ये 3 निपटा लेते हैं। तो PCl5 का जो शेप आता है या sp3 हाइब्रिडाइज सिस्टम का जो ज्योमेट्री आती है वो ज्योमेट्री कुछ यूं से रहती है। देखो हम दिखाते हैं तुम्हें क्या होता है। उसकी जो ज्योमेट्री रहती है कुछ ऐसी रहती है कि ये हो गया तुम्हारा फॉस्फोरस, और ये फॉस्फोरस से 3 बॉन्ड्स निकले, फॉस्फोरस से 3 बॉन्ड्स हैं बच्चों, ये फॉस्फोरस से 3 बॉन्ड्स निकले, और ये हैं तुम्हारे 3 क्लोरीन, ये है तुम्हारे 3 क्लोरीन, ठीक। और ये लाल कलर का हो गया चलो फॉस्फोरस, और येलो कलर के हो गए बॉन्ड्स। तो ये पूरा एक सिस्टम है, इसका प्लेनर ट्रायंगल है ना। अगर आप इसको ज्वाइन कर दें, तो ये जो है एक ट्रायंगुलर सिस्टम है ना, ये एक ट्रायंगुलर सिस्टम है। जो सॉलिड लाइंस है, दी सॉलिड लाइंस आर द बॉन्ड्स एंड दीज डॉटेड लाइंस आर जस्ट टू मेक यू फील बेटर अबाउट द शेप। सो दिस इज अ प्लेनर ट्रायंगल। एक जमीन पर मान लीजिए रखे हुए हैं ये 3 बॉन्ड्स। अच्छा ठीक है, अब क्या होता है कि एक बॉन्ड जो है इसके ऊपर रहता है, मतलब आपकी तरफ आएगा, और एक इसके नीचे रहता है, मतलब नीचे जाएगा। मतलब इस तरह से रहता है ये सिस्टम कि फिर से येलो से बना रहा हूं मैं, या येलो की जगह में एक और कलर का यूज करता हूं, क्योंकि हमें एक बात तुम्हें समझानी है। तो एक बच्चों इसका यूज नहीं करते हैं, तो अब ऑलरेडी यूज कर रहे हैं, मैं जो है रेड कलर का यूज करता हूं, फाइन। तो 3 बॉन्ड्स जो है वो फ्लोर पर है, प्लेनर है, और ये जो 2 बॉन्ड्स देख रहे हो रेड कलर के, एक बॉन्ड बच्चों फ्लोर के ऊपर है ना, प्लेन के ऊपर, और एक प्लेन के नीचे, एक प्लेन के नीचे, और इनसे भी जो है 2 Cl लगे हुए है ना। तो आपको ध्यान क्या रखना है, आपको ध्यान रखना है ये Cl है, ये भी Cl है,
ये भी Cl है, ये भी Cl और ये भी Cl है, ठीक। अच्छा, तो ध्यान रखने योग्य बात यह है कि ये जो येलो बॉन्ड्स आप देख रहे हैं, जो येलो बॉन्ड्स देख रहे हैं, ये बच्चों प्लेनर सिस्टम है, ये एक प्लेन में है तीनों। और फिर आप जो रेड बॉन्ड्स देख रहे हैं, ये जो रेड बॉन्ड्स देख रहे हैं, ये क्या है? वन इज अबव प्लेन, वन इज अबव प्लेन एंड अदर इज बिलो, एंड अदर इज बिलो। दूसरा जो है वो प्लेन के नीचे है। अब जरा सोचो गौर से कि ये जो है, जैसे मान लीजिए तुम्हारी स्क्रीन है, ये ऊपर वाला तुम्हारे पास आ रहा है और ये तुमसे पीछे जा रहा है। तो इस तरह से होता है कि अब जैसे मान लीजिए ऊपर वाला जो है वो मान लीजिए चोटी हो गई, हाँ, और उस चोटी से क्या करो, उस चोटी से क्या करो कि ये तीनों जो है पॉइंट्स को ज्वाइन कर देते हैं, तीनों पॉइंट्स को ज्वाइन कर देते हैं, इन तीनों पॉइंट्स को ज्वाइन कर देते हैं, ठीक। तो ऊपर एक तंबू बन गया, जैसे एक ऊपर तंबू दिख रहा है ना, इस तंबू में ये तीन खूंटे गड़े हुए हैं और बीचों बीच में इसके जो है इसका पिलर है, और पिलर से जो है ये पूरा तंबू का सिस्टम हो गया। तो ये जो तंबू है, दिस तंबू इज अ तंबू हैविंग ट्रायंगुलर बेस, है ना, हैविंग ट्रायंगुलर बेस, और यू कैन से दिस इज अ ट्रायंगुलर पिरामिड। इस येलो बेस के ऊपर एक ट्रायंगुलर पिरामिड बन चुका है। अब जैसा तंबू ऊपर बनता है वैसे ही नीचे से ही बन सकता है ना, वैसे ही नीचे से ही बन सकता है। तो ये हो गया प्लेनर सिस्टम। इस प्लेन के ऊपर एक तंबू ऊपर और एक तंबू नीचे, और तंबू की जो साइड, जो बेस है, दैट बेस इज ट्रायंगुलर। तो इसको नाम दे देते हैं ट्रायंगुलर बाई पिरामिडल, है ना। इसको क्या बोल देते हैं? इसको बोल देते हैं हम ट्रायंगुलर बाई पिरामिड। इस ज्योमेट्री का नाम क्या हो जाता है? इस ज्योमेट्री का नाम है प्यारे बच्चों ट्रायंगुलर बाई पिरामिड। दिस इज ट्रायंगुलर बाई पिरामिड या बाई पिरामिडल। पिरामिड को थोड़ा सा उसको एक्सपीरियंस करना होगा आपको। क्या आप एक्सपीरियंस कर पा रहे हैं? क्या आपको विजुअलाइज हो पा रहा है कि ऊपर एक पिरामिड है, एक नीचे पिरामिड है? हो पा रहा है कि नहीं? बोलो। देखो, ये एक ट्रायंगुलर प्लेन है और इसके ऊपर बीचों बीच में ये एक पिलर है। आप ऐसे मान लीजिए ये वर्टिकल पिलर है और इस पिलर की चोटी से तीनों कोने मिला दिए, तो ऊपर जो एक तंबू बन गया, उस तंबू का बेस पिरामिड है। ऐसे ही एक तंबू नीचे ही बन जाएगा। तो दो पिरामिड है जिनका बेस जो है ट्रायंगुलर है, इसलिए इसको नाम बोल देते हैं हम लोग ट्रायंगुलर बाई पिरामिड। इसको नाम दे देते हैं ट्रायंगुलर बाई पिरामिड। तो भाई ये जो ट्रायंगुलर बाई पिरामिड है, ये तो मामला निपट गया। ये ट्रायंगुलर बाई पिरामिड का मामला निपट गया, ठीक। अब हम बात करते हैं, तो ये तो हम समझ गए कि इसकी जो है ये ज्योमेट्री कैसी हो जाती है, ट्रायंगुलर बाई पिरामिड। अच्छा, अब समय एक बात और समझो। कोई कहे कि बॉन्ड एंगल बताओ, बॉन्ड एंगल बताओ। तो ये जो येलो वाले हैं, ये तो तीनों बॉन्ड एकदम बराबर हैं, और जो येलो वाले हैं, तो येलो वालों के बीच में ये नेचुरली एक इक्विलेटरल ट्रायंगल जैसा सिस्टम बन रहा है। तो दो येलो बॉन्ड्स के बीच में नेचुरली 120 डिग्री का एंगल आएगा, है ना। 120 डिग्री एंगल हो गया। तो ये जो एक प्लेन में ये जो तीन बॉन्ड्स देख रहे हैं, ये बीच वाला बेचारा पी है, इसको मैंने लिखा ही नहीं, दिस इज पी, फास्फोरस। तो ये जो फास्फोरस से तीन क्लोरीन जुड़े हुए हैं इस प्लेन में, येलो प्लेन में, तो तीनों बॉन्ड्स एक दूसरे से 120 डिग्री का एंगल बनाते हैं बच्चों। अच्छा, अब ये जो है, ये तो एक प्लेन में हो गया। अब ये जो है तंबू का बंबू है ना। ये तंबू का बंबू है जो एकदम वर्टिकली ऊपर और वर्टिकली नीचे है। तो दिस बंबू हैज 90 डिग्री एंगल विथ ऑल दीज 3 प्लेनर बॉन्ड्स, है ना। होना भी चाहिए क्योंकि ये वर्टिकल है और ये सब हॉरिजॉन्टल है। तो इस बंबू का इन 3 हॉरिजॉन्टल बॉन्ड्स के साथ 90 डिग्री का एंगल है, ऊपर वाले का भी और नीचे वाले का भी। और ये जो तीन एक प्लेन में बॉन्ड्स देख रहे हो येलो कलर के, इन तीनों के बीच में आपस में 120 डिग्री का एंगल है। तो ये तो हो गया बॉन्ड एंगल। ये तो हो गया बॉन्ड एंगल। कुल कितने बॉन्ड एंगल हैं? 3 तो ये हो गए, एक प्लेन में बॉन्ड एंगल हो गए। 3 बॉन्ड एंगल बच्चों इस अब पिलर वाले, ऊपर वाले पिलर के होंगे 3 बॉन्ड्स के साथ, और 3 बॉन्ड एंगल नीचे वाले पिलर के होंगे 3 बॉन्ड्स के साथ।
तो 3 ऊपर वाले के 3 नीचे वाले के 6, तो ये 6 जो है वो 90 डिग्री हैं और ये बाकी के जो 3 है जो प्लेन में है वो 120 डिग्री है। ठीक, अभी लिखवा देते हैं। एक बात इसमें और समझ लीजिए, होता क्या है कि अब बात है कि ये जो मैंने 2 अलग अलग इसको कलर को यूज किया, उसका रीजन ये है कि ये जो प्लेन के परपेंडिकुलर ऊपर और नीचे के 2 बॉन्ड्स देख रहे हो ये थोड़े से अलग होते हैं बच्चों प्रॉपर्टीज में, और ये जो 3 येलो वाले हैं ये एकदम आइडेंटिकल हैं लेकिन ऑरेंज वालों से डिफरेंट हैं। तो क्या डिफरेंट है? होता क्या है कि ये जो ऑरेंज वाले हैं जो परपेंडिकुलर टू द प्लेन है, इन ऑरेंज वाले बॉन्ड्स को बच्चों हम लोग बोलते हैं एक्सियल बॉन्ड्स, है ना। इन्हें क्या बोलते हैं? एक्सियल बॉन्ड्स। और ये जो प्लेन में होते हैं इन्हें बोलते हैं इक्वेटोरियल बॉन्ड्स। तो ये जो आपके ये वाले हैं, चाहे तो उसको हम लिख देते हैं, ये हो गया तुम्हारा, ये जो ऑरेंज वाला है दिस इज एक्सियल बॉन्ड, और जो येलो वाला है ये क्या है? ये है तुम्हारा इक्वेटोरियल बॉन्ड। ठीक, तो एक्सियल हो गया, इक्वेटोरियल हो गया। तो होता क्या है कि अब जैसे ये तीनों एक ही प्लेन में है, तीनों एक ही प्लेन में है, तो ये तीनों जो है इन दोनों एक्सियल बॉन्ड को कस के रिपेल करते हैं। खूब तगड़ा रिपल्शन मिलता है इनको। जैसे क्या होता है कि ये जो 3 है इनमें भी तो आपस में रिपल्शन है, लेकिन इनमें जो रिपल्शन है वो एक बॉन्ड को बच्चों 2 बॉन्ड का रिपल्शन मिल पाता है। अब कहने को तो क्या है कि जैसे ये जो आपके ऑरेंज वाले हैं इनका भी रिपल्शन मिलेगा, लेकिन इन ऑरेंज का ओरिएंटेशन इसके प्लेन में नहीं है बच्चों, और थोड़ा दूर दूर हो गया। लेकिन एक ही प्लेन में क्या हो रहा है कि ये जो येलो वाले 3 बॉन्ड्स देख रहे हो, तो किसी भी एक बॉन्ड को बाकी के 2 बॉन्ड का रिपल्शन मिलता है। लेकिन ये जो एक्सियल बॉन्ड्स हैं इन्हें क्या करते हैं कि ये तीनों मिलके जबरदस्त रिपल्शन देते हैं। तो होता क्या है कि ऐसे सवाल पूछा जाता है कई बार कि एक्सियल बॉन्ड में को ज्यादा रिपल्शन मिल रहा है या इक्वेटोरियल बॉन्ड्स को, तो आपका जवाब होगा एक्सियल बॉन्ड को रिपल्शन ज्यादा मिलता है। अब क्या होता है कि चूंकि इनको रिपल्शन ज्यादा मिलता है बॉन्ड पेयर का, ये 3 येलो बॉन्ड पेयर्स जो हैं इनका बहुत तगड़ा रिपल्शन इन ऑरेंज वाले बॉन्ड्स को झेलना पड़ता है। उसके चलते क्या होता है कि जो एक्सियल बॉन्ड्स है वो थोड़े से लंबे हो जाते हैं इन कंपैरिजन टू दिस इक्वेटोरियल बॉन्ड्स। ठीक, और क्या होता है कि रिपल्शन के चलते थोड़ी सी बॉन्ड लेंथ बढ़ जाती है, तो थोड़ा सा तनाव आ जाता है, थोड़ा सा कमजोरी भी आ जाती है। मतलब ये हुआ कि ये जो ऑरेंज वाले बॉन्ड्स पेयर देख रहे हैं ये जो है येलो के मुकाबले थोड़ा सा लंबाई में ज्यादा है और थोड़े से स्ट्रेंथ में कम है। तो ये हुआ तुम्हारा ट्रायंगुलर बाइपिरामिडल एंड यहां पे हाइब्रिडाइजेशन क्या है? sp3d। ठीक, तो उसको लिख लेते हैं सारी बात, आगे बढ़ जाए। कुछ पूछना है बेटा? आगे बढ़ जाए। डन? यस सर। तो लिखने योग्य क्या क्या बातें हैं? लिखने योग्य बातें ये हैं कि अगर बॉन्ड एंगल की बात करी है सबसे पहले, तो बॉन्ड एंगल अमंग प्लेनर येलो बॉन्ड्स तो हमने आपको समझाने के लिए लिखा है बच्चों। दरअसल ये कौन से बॉन्ड्स हैं? दरअसल ये हैं इक्वेटोरियल बॉन्ड्स। तो इनके बीच का जो बॉन्ड एंगल है वो 120 डिग्री है। ठीक, उसके बाद बॉन्ड एंगल बिटवीन एक्सियल बॉन्ड्स एंड इक्वेटोरियल बॉन्ड। सो दिस बॉन्ड एंगल 90 डिग्री। यहां पर बच्चों 3 बॉन्ड एंगल हैं, ये जो 120 डिग्री वाले हैं, और यहां पर ये 6 बॉन्ड एंगल हैं जो कि 90 डिग्री वाले हैं
3 ऊपर वाले पोल के लिए और 3 नीचे वाले पोल के लिए। अच्छा, तो 2 बातें ये समझने योग्य हो गई। अगली बात क्या है? अगली बात हम ये ध्यान रखेंगे कि ये जो इक्वेटोरियल बॉन्ड्स होते हैं, प्रोवाइड ह्यूज रिपल्शन एक्चुअली बॉन्ड्स नहीं लिख के बॉन्ड पेयर लिखना चाहिए हमें, या बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन पेयर लिखने, चलो ठीक है बॉन्ड्स ही लिख दो। इक्वेटोरियल बॉन्ड्स समझना है आपको, प्रोवाइड ह्यूज रिपल्शन टू एक्सियल बॉन्ड्स। रिपल्शन क्यों आता है? क्योंकि यहां पर बच्चों इलेक्ट्रॉन होगा और इसमें भी इलेक्ट्रॉन से ही तो बॉन्ड बनता है, तो सेम चार्ज है, इसलिए रिपल्शन होता है। तो दे प्रोवाइड ह्यूज रिपल्शन टू एक्सियल बॉन्ड्स, जिसके फलस्वरूप होता क्या है कि आपको जो है क्या क्या याद रखना, आप याद रखेंगे कि पहली बात याद रखेंगे कि जो लेंथ है, उस लेंथ में जो एक्सियल बॉन्ड्स हैं वो बड़े होते हैं इक्वेटोरियल बॉन्ड्स की अपेक्षा, एक बात। और दूसरी बात तुम ध्यान रखोगे कि जो स्ट्रेंथ है वो एक्सियल बॉन्ड की स्ट्रेंथ कम हो जाती है और इक्वेटोरियल बॉन्ड की स्ट्रेंथ अधिक रहती है। सो दिस इज द लेंथ एंड स्ट्रेंथ। ओके, तो ये बात हुई sp3d हाइब्रिडाइजेशन की। आगे बढ़े। ये हाइब्रिडाइजेशन पूरी को कॉन्ट्राडिक्ट नहीं करता है? नहीं, देखो अब देखो इनका सवाल कंट्राडिक्ट नहीं करता है, तो ये मान के ऐसा पूछ रहे हैं कि ये पांचों प्रैक्टिकली सेम नहीं है सौरभ। जब इन पांचों इस स्ट्रक्चर को एक्चुअली जब स्टडी किया जाता है तो ये 3 सेम आते हैं और ये 2 अलग ही आते हैं। हाइब्रिडाइजेशन ऐसी थ्योरी है जो अपने स्ट्रक्चर को एक्चुअली जस्टिफाई करती है, जो बैलेंस बॉन्ड थ्योरी ने नहीं कर पाया, तो जस्टिफाई कर रही है। यहां पर एक्चुअल में भी ऐसा ही होता है, 3 एक जैसे होते हैं, 2 अलग अलग होते हैं। अब जैसे CH4 उसमें सब एक जैसे होते हैं। कंप्लीट CH4 यानी sp3 तक का सारा लेक्चर पड़ा हुआ है आपके प्रोफाइल में, जिसको जहां तनिक भी डाउट हो आप एकदम देखकर बहुत ही डिस्क्रिप्टिवली सारे डाउट्स दूर कर सकते हैं। एनीवेज आगे बढ़ रहे हैं। डन बच्चों, किसी भी मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर, उसका बॉन्ड एंगल, ये बहुत ही पोटेंशियल क्वेश्चन बनता है जेईई में, तो आपको आना चाहिए और बहुत आसान है। इस केमिकल बॉन्डिंग से एक तो हाइब्रिडाइजेशन और ये स्ट्रक्चर या ज्योमेट्री के क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होता है एक फेज। एमओ थ्योरी का जो, उससे हम लोग जो डाईमैग्नेटिक पैरामैग्नेटिक चेक करते हैं, बॉन्ड ऑर्डर चेक करते हैं, वो एमओ थ्योरी का एक बहुत इंपॉर्टेंट इसमें क्वेश्चन बनते हैं। और कभी कभी पोलैरिटी के भी, डाइपोल मोमेंट के भी क्वेश्चन पूछ दिए जाते हैं। और बात बाकी तो थ्योरेटिकल है, तो अगर कुछ पूछा जाएगा तो आप बता दीजिएगा, सब पढ़ ही लिए। ओके, अब बात कर लेते हैं नंबर 5, मतलब कि sp3d2। sp3d2 तो इसमें भी बस वही है कि एक S ले लेते हैं, 3 P ले लेते हैं और 2 D ले लेते हैं, तो बन जाते हैं 6 sp3d2। ठीक, इतनी सी बात है। तो एक एग्जाम्पल से इसको समझते हैं, तो एक एग्जाम्पल से समझते हैं। तो इसमें जो एग्जाम्पल है दैट इज SF6। ठीक, अब ये जो S है, तो S जो है वो 16S हो जाता है। तो इसका कॉन्फ़िगरेशन देखो, तो दिस इज 1s2 2s2 2p6 नियॉन 10। अच्छा, फिर 3s2 और 3p4। यहां भी D में मामला साफ है, कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है। अब अगर इस SF6 का
इस हेक्साफ्लोराइड का अगर हम स्ट्रक्चर ड्रॉ करें तो हम पाएंगे कि हमारे पास ये जो सल्फर है, इस सल्फर में 6 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होने ही चाहिए, तभी ये 6 फ्लोरीन के साथ सिंगल बॉन्ड से कनेक्ट हो सकता है। इसमें 6 इलेक्ट्रॉन होंगे तभी ये 6 जो है फ्लोरीन के साथ कनेक्ट हो सकता है। तो ये देखो 6 बॉन्ड से ये 6 कनेक्ट हो गए। एक छूट गया क्या? नहीं, 6 तो बनाई दी हमने। एक ये, ओ अच्छा, ये थोड़ा गड़बड़ हो गया। एक इलेक्ट्रॉन से 2 बॉन्ड खींच दिए, सॉरी, इसको इससे जोड़ दो, ठीक है। तो ये हो गया तुम्हारा। अब 6 होने चाहिए अनपेयर्ड, तो यहां पर ये बैलेंस शेल है थर्ड। फिर से वही होता है, फिर से क्या होता है कि अब अगर हम इसका एक्साइटेड स्टेट कॉन्फ़िगरेशन बनाते हैं तो जो 3s है, उस 3s का एक इलेक्ट्रॉन चला जाता है 3d में, और 3p का भी एक इलेक्ट्रॉन चला जाता है 3d में। तो 3p में पैसे तो 4 थे, लेकिन एक्साइटेड स्टेट में 3p में भी 3 ही रहते हैं। तो ये 3s हो गया, ये बच्चों 3p हो गया। एक 3p का इलेक्ट्रॉन और एक 3s का इलेक्ट्रॉन दे मूव टू 3d, तो ये हो गया 3d, ठीक। अब फिर से क्या हुआ कि एक 3s वाला, एक 3s वाला, 3 3p वाले और 2 ये 3d, मतलब टोटल 6, इनकी मिक्सिंग होती है। और मिक्सिंग के फलस्वरूप जो परिणाम मिलता है आप सभी परिचित हैं उससे। क्या होता है कि हमारे पास 6 नए हाइब्रिड ऑर्बिटल्स आ जाते हैं, हमारे पास 6 नए हाइब्रिड ऑर्बिटल्स आ जाते हैं, और उन 6 नए हाइब्रिड ऑर्बिटल्स में ये 6 इलेक्ट्रॉन्स नजर आने लगते हैं, और हर ऑर्बिटल का नाम होता है, ईच ऑर्बिटल जो है वो है तुम्हारा sp3d2, है ना। टोटल 6 है ये। अच्छा, फिर क्या है कि जो फ्लोरीन का, अब 6 फ्लोरीन भी है हमारे पास, है ना, हमारे पास 6 बच्चों फ्लोरीन भी है, और हर फ्लोरीन में एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। तो अगर इसको हम ऐसे दिखा दें तो ये फ्लोरीन वाला अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन भी इसके साथ 6 बॉन्ड्स बना लेते हैं। तो अगर कोई कहे ये कौन सी ओवरलैपिंग है, तो आप कहेंगे सर ये जो है वो sp3d2, और फ्लोरीन में क्या है 9, तो 1 ये p हो जाएगा ना, 1s2 2s2 2p5, तो sp3d2 2p ओवरलैपिंग, ठीक। तो sp3d2 और 2p ओवरलैपिंग है। फ्लोरीन में वैसे भी एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन रहता ही है, चूंकि 2p5 लिखते हैं, तो यहां पर किसी भी प्रमोशन की जरूरत नहीं है। तो ये sp3d2 2p ओवरलैपिंग से ये बन जाता है SF6, सल्फर हेक्साफ्लोराइड। अब ये जो सल्फर हेक्साफ्लोराइड है, तो इसमें sp3d2 क्यों हुआ, बात समझ आ गई। क्योंकि अच्छा, मैं बार बार कह रहा हूं कि ये इतना तामझाम, जैसे मान लीजिए कोई इस तरह का एग्जाम्पल आए, पूछा जाए बताओ भाई इसमें कौन सा हाइब्रिडाइजेशन है, तो आपको ये सब नहीं करना है, आपके पास एक बहुत शॉर्टकट तरीका रहता है उस सब के लिए। बट पहले थोड़ा सा इसको गंभीरता समझ लेंगे, फिर उसको भी करेंगे। तो ये हो गया sp3d2 और ये हो गया 2p, ठीक। आगे बढ़ते हैं। कंप्लीट हो गया बच्चों? यस सर। अब अगर भाई बात की जाए इसके स्ट्रक्चर की, तो देखो यहां पर कैसा स्ट्रक्चर बनता है। यहां बीचों बीच में है S, ठीक। अब यहां पर भी क्या है बच्चों कि कुछ बॉन्ड्स एक प्लेन में रहते हैं, जैसे ये हो गया एक बॉन्ड, और ये हो गया तुम्हारा दूसरा, और ये हो गया तीसरा, और ये हो गया तुम्हारा चौथा, तो ये हो गए 4 बॉन्ड। अब ये चारों जो है एक प्लेन में है, और चारों हर मामले में एक दूसरे के समानांतर हैं, एक दूसरे से एक ही जैसे आइडेंटिकल इक्विवेलेंट बॉन्ड्स हैं ये चारों। तो ये जो 4 इक्विवेलेंट बॉन्ड देख रहे हो बच्चों, तो इसमें क्या है कि एक प्लेन में ये 4 है, और इन 4 से क्या है कि 4 फ्लोरीन अटैच है, ठीक। दीज आर 4 फ्लोरीन।
attached in a plane with this pink sulfur. अच्छा, फिर अब उसके बाद क्या है? अब फिर से जैसे ट्रायंगुलर बाई पिरामिडल सिस्टम था, ये भी बच्चों एक बाई पिरामिडल सिस्टम ही होता है। तो इसमें क्या होता है कि अब जो बाकी के दो हैं वो दो जो है एक हो जाता है ऊपर और एक हो जाता है नीचे। एक हो जाता है ऊपर और एक हो जाता है तुम्हारा नीचे। ठीक, तो अगेन सेम सिस्टम, दीज येलो आर इक्वेटोरियल or you can say planar, and these reds are or orange are axial, means वो जो planar है उसके perpendicular to plane। ठीक, तो ये बन गया तुम्हारा SF6 का एक्चुअल स्ट्रक्चर। अब देखो यहां पर क्या है, यहां पर भी क्या है कि अगर आप क्या करें कि ऐसे मान के चलें कि आपने जो है, ये केवल सपोर्टिंग लाइन्स है आपको समझाने के लिए। दीज आर नॉट बॉन्ड्स आर ड्रॉन विद द डार्क शेड। सो दिस इज अ क्वाड्रिलेटरल और यू कैन से स्क्वायर बेस, है ना। दिस बेस इज परफेक्टली a स्क्वायर एज दीज ऑल फोर आर परफेक्टली इक्वल। और इन सबके बीच में जो एंगल है वो भी 90 डिग्री है, क्योंकि सारे बॉन्ड जो एक जैसे हैं, तो ये जो एंगल है वो 90 डिग्री है ना। चारों एंगल जो है 90 डिग्री है। अच्छा, ठीक, अब ये जो ऊपर देख रहे हो, अब आप ऐसे समझो कि से दिस इज द फ्लोर और फ्लोर के बीचों बीच में एक वर्टिकल पोल है और उस पोल पे ऊपर बैठा हुआ है ये फ्लोरीन। तो इस पोल की चोटी से फ्लोर के चारों कॉर्नर को हम कर देते हैं ज्वाइन। तो आप थोड़ा अज्यूम करें तो यू विल फील कि दैट दिस इज अ पिरामिड। लेकिन अब ये पिरामिड ट्रायंगुलर पिरामिड नहीं है, ये एक्चुअल, अगर कहीं केवल पिरामिड लिखा हो तो केवल अगर पिरामिड लिखा हो तो उसका मतलब ही होता है बच्चों कि उसमें चार, जैसे आपने देखा होगा ना मिस्र के पिरामिड, तो आपने देखे होंगे सब में 4 बेस होते हैं इस तरह से, है ना। ये पिरामिड का शेप होता है। तो केवल पिरामिड लिखा है तो अंडरस्टूड है कि उसमें जो है क्वाड्रिलेटरल बेस है, यहां तो स्क्वायर बेस है। इसलिए जब ट्रायंगुलर में भी पिरामिड बनता है तो उसको ट्रायंगुलर पिरामिडल लिखते हैं या ट्रायंगुलर वाई पिरामिडल लिखते हैं। और इसमें कभी भी हम स्क्वायर पिरामिडल नहीं लिखेंगे। कभी लिखना चाहे तो आप लिख भी सकते हैं, किसी बुक में लिखा रहता है स्क्वायर पिरामिडल, लेकिन केवल पिरामिडल भी लिखा है तो ये सफिशियंट है। अब जैसे ऊपर एक पिरामिड बन गया वैसे ही नीचे पिरामिड बन गया। जैसे एक ऊपर बन गया, आपको याद होगा हम लोगों ने ये सब चीजें सॉलिड स्टेट में खूब डिटेल में पढ़ी हैं। तो जैसे ऊपर पिरामिड बन गया वैसे ही नीचे पिरामिड बन गया। तो जब दो पिरामिड जिनका बेस स्क्वायर है, ऐसे पिरामिड को मिला दिया जाता है तो उस ज्योमेट्रिकल शेप का नाम क्या पढ़ते थे? बोलो अरे बोलो, ऑक्टाहेड्रल। क्या पढ़ते थे इसको? सही बताया आपने, ऑक्टाहेड्रल। सो द ज्योमेट्री फॉर दिस सिस्टम इज ऑक्टाहेड्रल। ऑक्टाहेड्रल क्या होता है? ऑक्टाहेड्रल दरअसल एक स्क्वायर बाई पिरामिड सिस्टम होता है। व्हाट इज ऑक्टाहेड्रल? ऑक्टाहेड्रल इज अ स्क्वायर बाई पिरामिड सिस्टम। इट इज अ स्क्वायर बाई पिरामिड सिस्टम। सो दिस इज कॉल्ड ऑक्टाहेड्रल। डन। तो इसका शेप हो गया ऑक्टाहेड्रल। अच्छा, बॉन्ड एंगल कोई पूछे तब जो इक्वेटोरियल बॉन्ड एंगल्स हैं वो तो 90 डिग्री हैं, और एक्सियल और इक्वेटोरियल के बीच के बॉन्ड्स वो तो 90 डिग्री होना ही है, क्योंकि ये तो जमीन पर है, फ्लोर पर है, प्लेन में है, और ये प्लेन के परपेंडिकुलर है। तो किसी भी इक्वेटोरियल बॉन्ड का इस एक्सियल बॉन्ड के साथ जो एंगल है वो भी 90 डिग्री है, वो तो 90 डिग्री होना ही है। तो यहां तो ऐसा हुआ कि सारे के सारे बॉन्ड एंगल 90 डिग्री हो गए। तो अगर बॉन्ड एंगल की बात करें तो कितने बॉन्ड एंगल है भाई? 4 इस फ्लोर में है, 4 इस पोल के साथ बनेंगे चारों के, और 4 नीचे वाले पोल के साथ भी बनेंगे। तो टोटल
12 बॉन्ड एंगल हैं और सबकी वैल्यू 90 डिग्री है, 90 डिग्री फॉर ऑल 12. ओके, so geometry is octahedral which is also a square bipyramidal and bonding. अब तुम्हारा छठवां और आखिरी है which is sp3d3. तो अब इसका पूरा गुणगाथा नहीं बता के हम सीधा लिख देते हैं आंसर. तो ये सब समझते हैं कैसे होता है. तो एक s हो गया, 3 d हो गए और 3 p हो गए. इनके मिलने से टोटल 7 बनते हैं और हर होता है sp3d3, है ना. तो 7 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनते हैं. ओके, तो इसका एग्जांपल लेते हैं IF7. अब इसमें वो आई का हम सब लिख के नहीं दिखाएंगे, आप सीधे इसका शेप देख लीजिए. देखिए अब इसमें क्या होता है. इसमें बच्चों अगर हम इसका IF7 का शेप देखते हैं, इसमें भी उसी तरह से आप चेक कर सकते हैं. sp3d3 आएगा अगर आप आई का एक्साइटेड स्टेट करेंगे. आई में 7 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, 7 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए अनपेयर्ड. तब बच्चों ये 7 फ्लोरीन के साथ 7 सिंगल बॉन्ड बनाता है ना. अगर इसका हम लुईस डॉट स्ट्रक्चर देखें 3 4 5 6 7, है ना. तो ये 7 फ्लोरीन एटम के साथ it forms 7 single bonds. So this is F F F F F F. ठीक है, गौर करो. तो ये जो बनता है वो बनता है कैसे बनता है. तो इसमें जो बीच में रहता है आई, बीच में हो गया आई. अब क्या होता है कि चूंकि 7 बॉन्ड है तो यहां पर पेंटागनल बाइपिरामिडल सिस्टम बनता है. मतलब ये है हुआ कि फ्लोर जो है, जो बेस है या जो प्लेन है, जो इक्वेटोरियल प्लेन है, इन दैट इक्वेटोरियल प्लेन नाउ वी हैव टू ड्रॉ 5 बॉन्ड्स. तो ये थोड़ा सा गड़बड़ा गया. तो ये हो गए. फिर तीसरा, चौथा, ये हो गया तुम्हारा 5वां. ठीक है मेरे बच्चों. अब इनके साथ क्या होते हैं कि ये 5 फ्लोरीन एक प्लेन में रहते हैं. ये 5 फ्लोरीन जो है एक प्लेन में रहते हैं, ये प्लेन में रहते हैं. 5 बना देते हैं. ये these are the 5 fluorines which are in a plane. और फिर से उसी तरह 2 जो हैं वो एक्सियल बॉन्ड्स भी होते हैं. तो ये एक एक्सियल बना दिए यहाँ पर, एक थोड़ा तिरछा बना दिए. मतलब समझने के लिए ये हैं एक दूसरे के से 180 डिग्री पर ही है. अच्छा, एक चीज और, जो एक्सियल बॉन्ड्स हैं पीछे बॉन्ड एंगल में, अगर एक्सियल बॉन्ड के बीच में बॉन्ड एंगल पूछा जाएगा तो 180 डिग्री होगा सब में. लिख लो कॉपी में, छूट गया गलती से. एक्सियल बॉन्ड के बीच का जो बॉन्ड एंगल है वो सभी में 180 डिग्री ही है. तो उसको लिख लें ठीक से. ठीक, यहां भी वही चीज है. अब यहां पर क्या है, यहां पर जो है बॉन्ड एंगल की बात करें तो ये जो है एक रेगुलर पेंटागन फॉर्म करते हैं. ये जो इक्वेटोरियल वाले हैं ये किनका काम क्या है, ये एक रेगुलर पेंटागन बनाते हैं. ये देखो पेंटागन हो गया. ये जो है जो शेप निकालने का तरीका है ये इतना आसान है इन सब में. एनीवेज, अब इस पेंटागन में क्या है, अब ये वर्टिकल जो पोल है इससे क्या करो, इस पेंटागन की सारे किनारे मिला दो, है ना. पेंटागन के सारे जो किनारे हैं वो इससे जोड़ दो. तो फिर से एक तुम्हें जो है एक तंबू मिल जाएगा. लेकिन ये जो तुम्हारा तंबू है, क्या मैंने गड़बड़ कर दी, ये जो तुम्हारा तंबू मिलेगा, इस तंबू का जो बेस होगा वो बेस जो है वो पेंटागन है ना. देखो फर्स्ट क्लास एक तंबू दिख रहा है. ये जो है येलो हो गया उसका फ्लोर, फर्श. उसके बीचों बीच में ये है सपोर्ट के लिए पिलर,
और पिलर के ऊपर से जो है ये सारी रस्सियां डली हुई हैं, है ना। देखो कितना फर्स्ट क्लास तंबू हो गया। जैसे एक ऊपर तंबू हो गया वैसे एक नीचे तंबू हो जाएगा। ठीक, तो यहां भी वही बातें हैं। तो जैसे बात करते हैं कि भाई बॉन्ड एंगल बताइए, तो बॉन्ड एंगल बताते हैं। तो ये जो येलो वाले इनके बीच में 72 डिग्री होता है, सबको पता ही है पेंटागन में। सो दिस इज 72 डिग्री, बट दिस इज फॉर इक्वेटोरियल बॉन्ड्स। दिस इज फॉर इक्वेटोरियल बॉन्ड्स। और ये कितने हैं, कितने बॉन्ड एंगल है? 5 बॉन्ड एंगल है। अच्छा, ऊपर वाले के साथ 90-90, 5 नीचे वाले के साथ भी 90-90, तो 10 ऐसे बॉन्ड एंगल हैं जो कि 90 डिग्री हैं। किस किस के बीच में? येलो और ऑरेंज के बीच में। येलो और ऑरेंज के बीच में बॉन्ड को कई एंगल को बच्चों ऐसे भी दिखा देते हैं कई बार। ठीक है, येलो ऑरेंज के बीच में 90 डिग्री है। अच्छा, कोई कहे कि ऑरेंज ऑरेंज के बीच में बताओ बॉन्ड एंगल, तो तुम कह दोगे सर 180 डिग्री। ये दो बॉन्ड, ये एक बॉन्ड एंगल ऐसा होगा जिसको आप 180 डिग्री कहेंगे। सभी में sp3d, sp3d2, sp3d3 सभी में एक बॉन्ड एंगल 180 डिग्री है इन ऑरेंज ऑरेंज के बीच में, एक्सियल के बीच में। ठीक, यहां भी फिर से वही चीज है कि इक्वेटोरियल बॉन्ड्स मजबूत होते हैं एक्सियल की तुलना में, सेम रीजन है ना। तो अगर बॉन्ड लेंथ की बात करें तो यहां भी एक्सियल जो है उसका बॉन्ड लेंथ ज्यादा, इक्वेटोरियल का कम। और बॉन्ड स्ट्रेंथ की बात करें तो जो एक्सियल है उसका बॉन्ड स्ट्रेंथ कम, इक्वेटोरियल का ज्यादा। हो गया भाई, तो ये तो था तुम्हारा बॉन्ड लेंथ, बॉन्ड स्ट्रेंथ। ठीक उसी तरह शेप क्या है, ज्योमेट्री क्या है? ज्योमेट्री क्या है? तो जो ज्योमेट्री है वो लिखोगे पेंटागन बाई पिरामिडल या पेंटागनल बाई पिरामिडल। पेंटागनल बाई पिरामिडल, दिस इज द ज्योमेट्री। ठीक, सो दिस इज ऑल अबाउट sp3d3। बच्चों समझ आ गई बात? तो ये तो सब 6 तरह के जो है हो गए हाइब्रिडाइजेशन। अब है कि हाइब्रिडाइजेशन निकालने का एक तो सर आपने तरीका बताया कि सबका जो है कॉन्फ़िगरेशन लिखो फिर देखो कहाँ क्या हो रहा है, उसकी जरूरत है नहीं। तो अब हम देखने जा रहे हैं कि हाउ टू फाइंड हाइब्रिडाइजेशन, हाउ टू फाइंड हाइब्रिडाइजेशन। देखो कैसे कैलकुलेट करते हैं, बहुत आसान है। आपको करना क्या रहता है, आपको क्या करना रहता है कि इन एनी मॉलिक्यूल या आयन कुछ भी हो, आपका जो सेंट्रल एटम है उस सेंट्रल एटम के लिए क्या करो, उसमें देखो कि नंबर ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड्स और नंबर ऑफ लोन पेयर, इनका समेशन क्या है। तो ये जो नंबर ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड्स प्लस नंबर ऑफ लोन पेयर का जो समेशन है, इसे वैसे कुछ नाम देने की जरूरत नहीं है, लेकिन कई जगह आप पाएंगे कि इसको एक नंबर बोल देते हैं, दिस इज कॉल्ड स्टेरिक नंबर। वैसे इसकी कोई दरकार है नहीं। वाइल आई वॉज अ स्टूडेंट तो मेरे सर ने ये चीज नहीं बताई थी, फिर भी अगर कोई क्वेश्चन आता तो हम आराम से उसको क्रैक कर देते हाइब्रिडाइजेशन का, क्योंकि मेन जो काम मुद्दे की बात है वो बस दिमाग में रहनी चाहिए कि नंबर ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड्स और नंबर ऑफ लोन पेयर का आपको एडिशन करना पड़ता है, उसे बोलते हैं स्टेरिक नंबर। अब क्या है भैया कि जैसे स्टेरिक नंबर एक तरफ लिखते हैं और हाइब्रिडाइजेशन एक तरफ लिखते हैं।
जगह नहीं है तो फिर से आप एक ही कॉलम बना, आप एक ही टेबल बना दीजिएगा। यहाँ तो थोड़ा जगह थी तो मैंने यहाँ पे कर दिया। देखो ये जो समेशन है, अगर ये समेशन तुम्हारा 2 से तो स्टार्ट होगा, कम से कम 2 बॉन्ड्स होने चाहिए कम से कम, है ना, या लोन पेयर और बॉन्ड्स का समेशन कम से कम 2 तो होता ही है, तब हाइब्रिडाइजेशन होता है sp। 3 होगा तो sp2, 4 होगा तो sp3, 5 होगा तो sp3d, 6 होगा तो sp3d2, 7 होगा तो sp3d3। दरअसल ये जो स्टेरिक नंबर होता है या ये जो समेशन आता है, ये दरअसल नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल्स भी होता है, या इसी को आप नंबर ऑफ प्योर ऑर्बिटल्स भी कह सकते हैं। एक ही बात तो है। जैसे समझो स्टेरिक नंबर 4 है तो देखो कितने ऑर्बिटल्स हैं, 1 s और 3 p, ऐसे भी आप याद रख सकते हैं। इसको याद रखना ही है ना। तो sp मतलब 2 ऑर्बिटल हैं, तो इन 2 का समेशन 2 होना चाहिए तो sp कह देंगे। इन 2 का समेशन 6 है तो आप sp3d2 कह देंगे, है ना, क्योंकि sp3d2 इस हाइब्रिडाइजेशन में 6 ऑर्बिटल्स का इन्वॉल्वमेंट है, 1 s 3 p और 2 d। अगर इन 2 का समेशन 7 है तो आप उसको sp3d3 कह देंगे, क्योंकि यहाँ 7 ऑर्बिटल्स का इन्वॉल्वमेंट है। सो दिस इज ऑल अबाउट द मेथड टू गेट द, लेकिन ये किसके लिए हो रहा है बात? अच्छा, ये हाइब्रिडाइजेशन भी सेंट्रल एटम के लिए ही होता है। ये भी जो है किसके लिए डिफाइन होता है? ये भी जो है सेंट्रल एटम के लिए ही तो डिफाइन है। चलो, हो गया प्यारे बच्चों? डन? सब लोगों ने कर लिया? ठीक, तो ये थी आपकी थ्योरी ऑफ द हाइब्रिडाइजेशन। अब एक थ्योरी आती है VSEPR थ्योरी। VSEPR थ्योरी आती है। तो VSEPR थ्योरी क्या करती है कि ज्योमेट्री को एकदम परफेक्टली सही बता देती है ना। तो हम सीधा VSEPR का आपको एप्लीकेशन ही बताते हैं, सीधा ज्योमेट्री पर ही आते हैं। तो ये जो VSEPR थ्योरी है वो हाइब्रिडाइजेशन से मिलती हुई, मतलब मिला के ही काम चलाती है। तो हम अब डायरेक्ट करने वाले हैं VSEPR थ्योरी का सीधा एप्लीकेशन ही करते हैं कि हम लोग जो है एग्जैक्ट ज्योमेट्री कैसे लिखते हैं। तो उससे पहले एक बार थोड़ा सा रिवीजन हो जाए। देखो, आपको याद रखना है कि SP जो कन्वेंशनल का मतलब क्या है? कन्वेंशनल का मतलब है कि यहां पर जैसे sp का मतलब हुआ कि sp हाइब्रिडाइजेशन में हम लोग अगर 2 सिग्मा बॉन्ड्स मान के चले, है ना, sp2 जैसा मैंने आपको पढ़ाया है, तो अगर यहां पर हम 3 कोवेलेंट बॉन्ड मान के चले, sp3 मतलब कि यहां पर 4 सिग्मा बॉन्ड्स मान के चले जाए, sp3d मतलब कि 5 सिग्मा बॉन्ड्स मानकर चले जाए, sp3d2 मतलब कि 6 सिग्मा बॉन्ड्स मानकर चले जाएं, और sp3d3 मतलब कि यहां पर हम 7 सिग्मा बॉन्ड्स मानकर चले। तो अगर यहां पर 2 सिग्मा बॉन्ड है तो आपको याद होगा ये एक लीनियर सिस्टम होता था, और इस लीनियर सिस्टम में जो बॉन्ड एंगल था वो होता था 180 डिग्री। फिर अगर 3 सिग्मा है तो आपको याद होगा कि एक ट्राइंगुलर, लिखना है बच्चों सारी चीजें, एक ये जो है पूरा समरी है पूरा हाइब्रिडाइजेशन का। तो ये ट्रायंगुलर सिस्टम होता था और बॉन्ड एंगल आता था 60 डिग्री, ठीक है। फिर अगर sp3 है तो दिस वाज अ टेट्राहेड्रल सिस्टम और द बॉन्ड एंगल वाज 109 डिग्री 28 मिनट्स, और यू कैन से 109.5 डिग्री। सिमिलरली sp3d, तो अभी पढ़े क्या पढ़े, sp3d मतलब 5, तो 3 बॉन्ड से बन गया फ्लोर, एक बंबू ऊपर एक बंबू नीचे, मतलब ये हो गया ट्रायंगुलर बाई पिरामिड। बॉन्ड एंगल यहां क्या क्या होगा
एक बॉन्ड एंगल होता है 120 डिग्री, एक बॉन्ड एंगल होता है 90 डिग्री और एक बॉन्ड एंगल होता है 180 डिग्री। फिर अगर मान लीजिए 6 सिग्मा बॉन्ड्स हैं तो 4 बॉन्ड से बनता है फर्श, फ्लोर, एक बंबू ऊपर एक नीचे, मतलब ये क्या हो गया, स्क्वायर बाई पिरामिड। दिस इज स्क्वायर बाई पिरामिड। अब बॉन्ड एंगल क्या होता है बच्चों, एक बॉन्ड एंगल होता है 90 डिग्री और एक होता है 180 डिग्री। ठीक, फिर अगर 7 हैं सिग्मा बॉन्ड तो 5 बॉन्ड से बनता है फर्श यानी कि फ्लोर, पेंटागन, और एक बंबू ऊपर एक नीचे, तो इसको बोल दिया पेंटागन बाई पिरामिड। और इसमें जो बॉन्ड एंगल आता है बच्चों वो कितना आ जाता है, 72 डिग्री एक, 90 डिग्री एक और 180 डिग्री। 5 होते हैं 72 डिग्री वाले, 10 हो जाएंगे 90 डिग्री वाले, 1 हो जाएंगे 180 डिग्री वाले। सो दिस इज द समरी, दिस इज द समरी। तो SP2 में 120 डिग्री होता है। 120 होगा ये, सॉरी यही बोल रहे थे क्या सौरभ? ये 120 गलती से लिख दिया। ट्रायंगल बनता है बच्चों, ऐसे बनते हैं 3 बॉन्ड्स, तो नेचुरली 120 डिग्री होगा, गलती से लिख दिया मैंने। ओके, अब जैसे बीएससी पीआर थ्योरी का क्या उपयोगिता क्या है, जरा समझते हैं उपयोगिता क्या है, गौर से समझो। आगे बढ़े। डन। अरे बोलो भाई। जैसे अगर हम एक एग्जांपल ले लें बच्चों NH3 का, गौर करिए, NH3 का एग्जांपल ले लिए तो हम ये समझ पा रहे हैं कि ये जो नाइट्रोजन है ये है तो भाई sp3 हाइब्रिडाइज्ड। तो sp3 में तो अभी हमने पढ़ा कि टेट्राहेड्रल एक सिस्टम होना चाहिए। क्यों ये हमने sp3 देख के ही बता दिया, क्योंकि यहां पर 3 है बच्चों सिग्मा बॉन्ड्स और 1 है लोन पेयर, तो कुल संख्या हो गई 4, यानी 4 ऑर्बिटल्स इन्वॉल्व होंगे तो sp3 होगा, और sp3 का मतलब टेट्राहेड्रल होता है। लेकिन ये टेट्राहेड्रल नहीं होता है, कारण क्या है? देखो, जब 4 के चारों सिग्मा बॉन्ड्स हों तब तो टेट्राहेड्रल होगा। ये बात बहुत ही आसानी से आप समझ सकते हैं ऐसे कि भाई हमने कहा कि बीच में बनाना है नाइट्रोजन, ठीक है, अब नाइट्रोजन से 3 सिग्मा बॉन्ड निकाल दिए तो टेट्राहेड्रल बन गया। अब ऊपर वाला सिग्मा बॉन्ड तो गायब हो गया ना। अब दरअसल क्या है, नाइट्रोजन से 3 ही सिग्मा बॉन्ड है, 4 नहीं है। अगर तीसरा भी होता तो टेट्राहेड्रल बनता, तो ऊपर वाला तो बॉन्ड है ही नहीं, गायब हो गया ना, उसकी जगह तो लोन पेयर आ गया, तो बस बंबू गायब हो गया, एक गायब हो गया तो टेट्राहेड्रल का मामला गड़बड़ा गया, एक पिलर हट गया, तो जितने पिलर है उससे जो शेप बने वही तुम्हारा आंसर। जितने पिलर्स हैं, जितने बॉन्ड्स हैं, उससे जो शेप बने वही तुम्हारा आंसर। तब सोचो, नाइट्रोजन इन 3 सपोर्ट्स के ऊपर खड़ा हुआ है तो क्या बन रहा है, कैसा शेप बन रहा है, कैसा शेप बन रहा है? एक ट्रायंगुलर पिरामिडल बन रहा है नेचुरली। कैसे? देखो जरा एक ट्रायंगुलर पिरामिड हम क्यों कह रहे हैं? जैसे ये जो है, ये जैसे मान लीजिए आपके घर में अगर कोई ट्राइपॉड है तो देखो ट्रायंगुलर बेस होगा कि नहीं होगा उस बेस, उस ट्राइपॉड का ट्रायंगुलर बेस हो गया और 3 पिलर्स पर ये टिका हुआ है नाइट्रोजन। तो ये हो गया टॉप, ये हो गया बेस, तो ये क्या हो गया? ये हो गया एक ट्रायंगुलर पिरामिड। आपको कुछ रटने की जरूरत नहीं है बच्चों, आप बस ये ध्यान दें कि हमारे पास जिस की चर्चा चल रही है वो दरअसल उसमें कितने पिलर्स हैं, कितने बॉन्ड्स हैं और कितने लोन पेयर हैं। हाइब्रिडाइजेशन से आप शेप, हाइब्रिडाइजेशन से ज्योमेट्री तभी आप कंफर्म बता पाएंगे जब सभी सिग्मा बॉन्ड्स हो। भाई टेट्राहेड्रल कब कह सकते हैं? जब सारे सिग्मा बॉन्ड्स हो।
अब सारे सिग्मा बॉन्ड है ही नहीं, तो ये तो कॉमन सेंस है कि एक बॉन्ड हटा दोगे तो जितने बॉन्ड्स हैं, ज्योमेट्री इज डिफाइंड बाय द बॉन्ड्स। ज्योमेट्री कौन डिसाइड करता है? ज्योमेट्री डिसाइड करते हैं बॉन्ड्स। ज्योमेट्री इज डिसाइडेड बाय बॉन्ड्स। अब बॉन्ड गायब हो गया तो फिर क्या हो गया? जितने बॉन्ड्स बाकी हैं वो डिसाइड करेंगे। जैसे एक और एग्जांपल देख लेते हैं, इसमें कुछ रटना नहीं है। कई जगह ऐसे रटवाते हैं कि AB3C है और फलाना है और ढिमका है तो ये रट लो, तो कुछ नहीं रटना। आपको एकदम ज्योमेट्री रटना ही नहीं है, बस एक बार शेप्स दिमाग में क्लियर होने चाहिए कि अच्छा अगर ऐसा है कि 3 पिलर हैं तो उसको ट्रायंगुलर पिरामिड कहते हैं। हाँ, तो बस हो गया। बस जैसे एक दो देख लेते हैं, फिर आपकी एनसीईआरटी में बहुत सारे एग्जाम्पल दिए, उसको बताते हैं। हो गया कंप्लीट। कोई ज्योमेट्री रटने की जरूरत नहीं, बस हाँ ऊपर वाले ये तो रटना ही है, ये जरूर रटना है, बस इतना रट लो, बस उसके बाद कुछ नहीं रटना है। फिर आप सब कॉमन सेंस से फटाफट आंसर कर पाएंगे। देखो दूसरा देखो, जैसे मान लो हम कहें पानी की बात करें, H2O। ठीक है प्यारे बच्चों, तो अब H2O में जो सिग्मा बॉन्ड्स हैं भाई कितने हैं? 2। लोन पेयर कितने हैं? 2। समेशन कितना हुआ? 4। हाइब्रिडेशन कितना हुआ? 4 ऑर्बिटल्स, मतलब sp3। लेकिन क्या ये टेट्राहेड्रल होगा? बोलो। नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? देखो कोई भी ज्योमेट्री बॉन्ड से बनती है। अब जैसे ये O है तो O के साथ क्या है? टेट्राहेड्रल के, जैसे अगर मान लीजिए टेट्राहेड्रल होता तो ऐसे बनता, तो 2 बॉन्ड हटा दो, 2 बॉन्ड हटा दो। 2 बॉन्ड क्यों हटा दिए? क्योंकि 2 की जगह 2 लोन पेयर आ गए, तो बाकी के 2 बॉन्ड मौजूद हैं। इनसे H जुड़ा हुआ है, तो कैसा शेप दिखा है? और फिर लोन पेयर। अच्छा एक बात और, पिछली क्लास में मैंने आपको सिखाया था कि लोन पेयर होने से बॉन्ड पेयर पर रिपल्शन बढ़ जाता है, जिसके चलते उनका बॉन्ड एंगल श्रिंक हो जाता है। जैसे H2O का सीखे थे 104.5 डिग्री होता है। तो अब क्या होगा कि अब यहां पर केवल ज्योमेट्री बनाने के लिए 2 ही डंडे हैं। तो ये ज्योमेट्री कैसी लग रही? बी जैसी लग रही कि नहीं लग रही? वी जैसा लग रहा है कि नहीं लग रहा है? तो इसको बोल देते हैं, इसकी ज्योमेट्री को बोल देते हैं बेंड शेप। बेंड शेप हो गया ये नाम थोड़े याद रख लो, बस बेंड शेप हो गया। कहने को sp3 है लेकिन टेट्राहेड्रल नहीं है। क्यों? टेट्राहेड्रल होता अगर 4 बॉन्ड्स होते, 4 बॉन्ड ही नहीं है तो कहां से बन जाएगा टेट्राहेड्रल? तो बेंड शेप हो गया। बॉन्ड एंगल हमको पता ही है 104.5 डिग्री होता है। हो गया। इस तरह से आपको सारे शेप बता देने हैं फटाफट। देखो इसका पूरा डिस्क्रिप्शन एक बड़ा सुंदर आपके एनसीईआरटी में मैं देख रहा था, तो एक बड़ी सुंदर टेबल है, उससे हम सारे जो है, रटना नहीं है उस टेबल को, लेकिन ज्योमेट्री का नाम जरूर समझना है। नाम याद रखोगे तो फटाफट आंसर कर पाओगे। देखो नाउ लेट्स हैव दिस टेबल, और इससे हम लोग देखेंगे कि कितने तरह के हमारे क्या कहते हैं शेप होते हैं। जरा देखो यहां पर मॉलिक्यूलर टाइप दिया है, तो उसमें दिया है AB2E, AB3। E मतलब हो गया एम्प्टी। E जहां भी लिखा हुआ है, E का मतलब आप समझें लोन पेयर या एम्प्टी। ठीक है। और AB का मतलब हुआ एक सिग्मा बॉन्ड। तो पहले तो ये बात समझ ले। अब AB2E है, मतलब A से 2 सिग्मा बॉन्ड है और 1 है लोन पेयर। तो नंबर ऑफ बॉन्डिंग पेयर हैं तो लोन पेयर है 1, यानी कि हाइब्रिडाइजेशन क्या हुआ, इसके बगल में हम हाइब्रिडाइजेशन भी लिख देते हैं, 2 1 3, मतलब ये हो गया sp2। ठीक। तुरंत तुम्हारे दिमाग में sp2 का फोटो बनना चाहिए। तो sp2 का फोटो क्या होता है? ट्रायंगुलर। तो तुमने तुरंत क्या किया? दिमाग में 3 ट्रायंगल के डंडे बनाए, लेकिन उसमें एक डंडा क्या हुआ? एक डंडा ये बनाना नहीं चाहिए, उन्होंने गलती कर दी।
एक डंडा तो है ही नहीं, तो तुम अपनी कॉपी में क्या करोगे, केवल इतना बनाओगे और यहां पे बना दोगे। लेकिन आपको सबसे पहले देखना है कि हाइब्रिडाइजेशन क्या है, हाइब्रिडाइजेशन के बाद देखना उसमें डंडे कितने हैं। तो 2 डंडे हैं, हाइब्रिडाइजेशन में एक्चुअली होने चाहिए 3, यानी एक जो उसका लाइन थी दैट बॉन्ड इज रिप्लेस्ड बाय अ लोन पेयर, तो एक उस ज्योमेट्री का एक डंडा गायब हो जाएगा। तो जो ट्रायंगुलर प्लेनर होना चाहिए था, ये क्या फालतू लिख दिया, अच्छा इलेक्ट्रॉन पेयर लिखा, ठीक है। तो आपको क्या करना है, इसको नहीं देखना है, इसको आपको दिमाग में रखनी नहीं है। आपको ये फोटो सब शेप के अंतर्गत ही रखना है, ठीक। तो ये हो गया sp2। तो sp2 तो तुरंत तुम्हारे मन में एक ट्रायंगुलर आया, ट्रायंगल प्लेनर होना चाहिए था, लेकिन ये डंडा हट गया, तो इसका मतलब क्या हुआ, तुम्हारा शेप हो गया बेंट, ठीक। अब जैसे AB3E है, लिखते जाओ फटाफट। एग्जाम्पल चाहो तो एग्जाम्पल लिख लो, नहीं तो छोड़ दो, अपना कॉपी किताब से लिख लेना। अब जैसे AB3E है, तो 3 बॉन्ड हैं और एक लोन पेयर है, तो 4 हो गए टोटल। तो 4 का मतलब तुरंत तुम्हारे माथे में आया sp3। तुरंत तुमने एक मन में टेट्राहेड्रल बनाया, लेकिन एक टेट्राहेड्रल का बॉन्ड है वो कट गया, वो तो है ही नहीं, उसकी जगह लोन पेयर आ गया। तो लोन पेयर आ गया मतलब क्या हुआ, एक जो है पिरामिड बन गया जिसके 3 डंडे हैं, तो ट्रायंगुलर पिरामिड शेप हो गया। फिर आ गया AB3E2। तो AB3A2 है, मतलब कि अब देखो इसने गलती कर दी यहां पर, AB2E2 है ये, ठीक। तो AB2E2 मतलब 2 बॉन्ड और 2 लोन, तो टोटल 4 हो गए। तो तुम्हारे दिमाग में तुरंत sp3 आया। अब sp3 में होते हैं तुम्हारे आपके ने तुरंत सोचा कि sp3 में तो सर ने सिखाया है कि टेट्राहेड्रल होता है, 4 बॉन्ड्स होते हैं, 2 बॉन्ड हटा दो, तो क्या हुआ, बी जैसा शेप आ गया, वी फॉर विक्ट्री, तो वही बेंड शेप हो गया, मुड़ा हुआ शेप, तो बेंड हो गया। कुछ रटना नहीं है इसमें, आपको कन्वेंशनल एक्चुअल स्ट्रक्चर दिमाग में रखना चाहिए। जब सारे सिग्मा बॉन्ड्स हो तब क्या स्ट्रक्चर बनता है, ध्यान रखो। और उसमें से जितने बॉन्ड उड़ाना चाहो उड़ा दो, उसकी जगह लोन पेयर लगा दो, तो जो स्ट्रक्चर बचे वो तुम्हारा आंसर हो गया। कुछ रटने की जरूरत नहीं है, कुछ भी नहीं रटना है, इट्स वेरी इजी। क्या मैं आगे बढ़ जाऊं? Yes. ओके। AB4E, तो ये क्या होता है भाई? अब देखो यहां पर 4 बॉन्ड्स दिख रहे हैं, एक लोन पेयर दिख रहा है, 4 और 1 5, तुरंत तुम्हारे दिमाग में आया 4 और 1 5 मतलब sp3d बताया सर ने। तो तुरंत आपने सोचा अच्छा सर ने बताया था ट्राइगोनल बाई पिरामिडल। अब उस ट्राइगोनल बाई पिरामिडल का एक डंडा उड़ गया, एक डंडा उड़ गया। तो एक डंडा उड़ गया तो मतलब क्या हुआ, अब देखो, अब ये थोड़ा सा स्पेशल एक नाम है, आपको याद रखना होगा, सीसो। सीसो अच्छा क्या होता है? सीसो क्या होता है कि एक जो है स्टैंड रहता है और उस पर इस तरह से स्कूलों में ये झूला रहता है जिसमें 2 बच्चे, एक बच्चा यहां बैठ जाता है, एक बच्चा यहां बैठ जाता है, ऊपर नीचे, एक ऊपर जाएगा तो दूसरा नीचे आएगा, इस तरह से। दिस इज नोन एज सीसो, ठीक। देखो वही सीसो है कि नहीं? ये जो हिस्सा है वो ये है, ये सीसो का स्टैंड है, ये 2 बच्चे बैठे हुए हैं। देखो सीसो है कि नहीं? अरे बोलो सीसो दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? तो इसको सीसो स्ट्रक्चर बोलते हैं। तो ये SF4 हो गया इसका एक एग्जाम्पल। एग्जाम्पल भी बच्चों लिख लो, एग्जाम्पल भी इंपॉर्टेंट। तो SF4, लेकिन अब आपको ये जो है आराम से समझ आना चाहिए कि क्या हो रहा है दरअसल, कैसे ये स्ट्रक्चर तैयार हो रहे हैं। जैसे AB3E2 है, तो 3 बॉन्ड्स हैं, 2 लोन पेयर है, हो गए तो टोटल 5। तो sp3d 5 है ना, तो sp3d। तो फिर से आपने ट्रायंगुलर बाई पिरामिडल बनाया,
एक प्लेन में 3 बॉन्ड, एक ऊपर एक नीचे। लेकिन अब 2 बॉन्ड गायब हो गए, तो 2 गायब कर दिए, तो 2 गायब कर दिए, 2 बॉन्ड गायब हो गए, मतलब कि अब 3 ही बॉन्ड्स बचे, तो टी शेप हो गया। टी जैसा लग रहा है तो उसको टी शेप बोलते हैं। फिर AB5E यानी कि 5 और एक 6, तो हो गया sp3। sp3 मतलब 4 और d2 तो 6। अब ये हमने सीखा था, ये बनता था ऑक्टाहेड्रल, स्क्वायर बाई पिरामिडल। तो स्क्वायर बाई पिरामिडल में क्या हुआ है कि एक जो है बॉन्ड गायब कर दीजिए, एक गायब कर दीजिए। अब गौर से समझो, एक गायब कर दिए तो क्या हुआ, एक जब आपने गायब किया बच्चों, तो अब ये आपका नीचे का बंबू गायब हो गया, केवल एक प्लेन बचा और प्लेन के ऊपर का पिलर बचा। तो एक पिरामिड तो अभी भी सही सलामत है, नीचे का पिरामिड गायब हो गया। तो पहले अगर ये 6 रहते, 6 सिग्मा बॉन्ड रहते तो स्क्वायर बाई पिरामिड बनता, लेकिन अब ये स्क्वायर पिरामिड ही रह गया। बोलो, ये स्क्वायर पिरामिड क्यों हुआ? ये बात सबको लॉजिकली क्लियर हो रही है बच्चों? बोलो। यस। हाँ, अब जैसे AB4E2 है, गौर से समझो, 4 और 2 6 है, तो ये भी sp3d2 है। लेकिन अब जो है यहां पर 6 सिग्मा बॉन्ड की जगह 4 ही है, तो 4 जो है केवल और केवल एक प्लेन में हो गए। अब यहां पर क्या हुआ बच्चों के ऊपर का भी पिरामिड उड़ गया, नीचे का भी उड़ गया। ले दे के ये येलो वाले 4 बॉन्ड्स बचे, तो ये स्क्वायर प्लेनर हो गया, XCF4 स्क्वायर प्लेनर हो गया। अच्छा, एक बात और ध्यान रखें, कभी भी अगर डबल बॉन्ड हो, ट्रिपल बॉन्ड हो, तो डबल बॉन्ड को भी एक सिग्मा बॉन्ड ही गिना जाएगा। ठीक है, इसको भी एक सिग्मा बॉन्ड ही गिना जाएगा। जैसे मान लीजिए हम कहें ऐसी व्यवस्था है भाई, तो इसका कोई हाइब्रिडाइजेशन पूछ दे तो क्या बोलोगे? 2 सिग्मा बॉन्ड है सर, इसमें कोई लोन पेयर नहीं है, यानी स्टेरिक नंबर 2, तो सर sp हो गया। ये बात समझे कि नहीं? जो सेंट्रल एटम है उसमें डबल या ट्रिपल बॉन्ड हो तो उसको भी एक सिग्मा ही होता है। एक सिग्मा 1 पाई, पाई का तो कोई रोल है नहीं, 1 सिग्मा 2 पाई, सिग्मा 1 है, तो वही आंसर करेंगे। कंप्लीट। अच्छा, एक और बात, एक बात और तो बताना जरूरी है, तो बोल ही रहे हैं। बात बताना ये जरूरी है कि जैसे हमने ये सीखा था भाई कि ये जो 3 बॉन्ड्स हैं ये 3 प्लेनर थे, इक्वेटोरियल थे और ये 2 एक्सियल थे। तो अब ये कैसे तय हो कि ये जो 4 हैं, ये 4 कौन कौन से, मतलब एक हटाया कहां से है, एक्सियल से हटाया जाए कि इक्वेटोरियल से हटाया जाए? एक समस्या हो सकती है, नहीं हो सकती? ये मन में आएगा कि नहीं आएगा कि हम जो है उसको एक्सियल से हटाएं या जैसे अगर मान लीजिए इसी सिस्टम में कोई क्या करता कि ऊपर से उड़ा देता, तो अगर ऊपर से उड़ाते तो बताओ कौन सा शेप बनता? बोलो बच्चों, ऊपर से उड़ाते तो कौन सा शेप बनता? बोलो, अरे बोलो भाई, ऊपर से उड़ाते तो कौन सा शेप बनता? तुम ये नहीं बता पा रहे हो तो फिर तुम पढ़ना तुम्हारी वेस। मैंने आपसे पूछा कि हम क्या करें इस सिस्टम में, ऊपर वाले को उड़ा दें, नीचे वाले को, ऊपर वाले को उड़ा दिए, तो कौन सा बना शेप? क्या शेप रहा ये? क्या बोलोगे उसको? चलो बताओ, शाजिया बताइए, शाजिया बताएंगे कौन सा शेप है शाजिया, ये सोच के बताइए। नीचे का पिलर है, प्लेनर है, एक एक्सियल है, 3 इक्वेटोरियल है, ऊपर को उड़ा दिए। अब क्या शेप दिख रहा है ये? शाजिया बोलें। बोलो भाई। अच्छा नेहा बताइए, नेहा बताओ। ट्रायंगुलर पिरामिड। ट्रायंगुलर पिरामिड, करेक्ट, बिल्कुल सही, ट्रायंगुलर पिरामिड। तो अब ये तय कैसे हो कि भाई ट्रायंगुलर पिरामिड बनाए सर कि सीसो बनाए?
इसमें फंसेगा कि नहीं फंसेगा मामला? इसमें बात फंसेगी कि नहीं फंसेगी? जैसे और एग्जाम्पल कई सारे हो सकते हैं, जैसे यहां भी हो सकता है। जैसे किसी ने कहा कि ठीक है सर, आपको 3 बॉन्ड बनाने हैं, तो आप क्या करिए कि 3 बॉन्ड बनाइए। तो हमारा मन किया टोटल 5 बनने चाहिए थे, तो हमने कहा ऐसा करते हैं कि ऊपर नीचे का हटा देते हैं पिलर, इसी को बना देते हैं। तो ये शेप कैसा हो गया भाई? तो ट्रायंगुलर शेप हो गया। ये T ना होकर ये एग्जैक्ट ट्रायंगुलर हो गया। तब ये तय कैसे होगा कि हम किसको हटाएं किसको ना हटाएं? इक्वेटोरियल को हटाएं कि एक्सियल को हटाएं? कौन बताएगा? गौतम बताएंगे, गौतम खंडेलवाल। गौतम जी बताइए, चलिए। सर एक्सियल को। क्यों? सर एक्सियल वाला तो बॉन्ड स्ट्रेंथ कम होता है। इसमें तो यार लेकिन दूसरा ही हटा दिया है। युविका बताएंगे, युविका बताएंगे। चलो युविका बताओ। युविका बताइए। कृष्णांशु बताइए, कृष्णांशु बताओ। अरे बोलो भाई, बताते नहीं क्या? मठा पी क्या है क्या आप लोग? बताओ कृष्णांशु। सर एक्सियल में ही जाना है। एक्सियल में जाना चाहिए। सौरभ तुम बताओ। तो इक्वेटोरियल को हटाएंगे तो एक्सियल पे फोर्स कम पड़ेगा। अच्छा, और कोई है जो बताए? अगर ये पिरामिडल्स, अगर हमने ये वाला शेप बनाया, अगर हमने ये वाला शेप बनाया तो बच्चों क्या होगा? तो होगा ये कि एक लोन पेयर रहेगा ऊपर और एक लोन पेयर रहेगा नीचे। प्लेन के एक लोन पेयर ऊपर और प्लेन के एक नीचे, ऐसा सिस्टम रहेगा। एक ऊपर और एक नीचे। अब देखो बच्चों, होता क्या है कि बॉन्ड पेयर और लोन पेयर में उनकी डायनेमिक्स बहुत एकदम अलग होती है। कैसे अलग होती है समझो। जैसे अगर हम इसको देखें, अगर हम इसको देखें तो इस शेप को भी बच्चों सीसॉ ही बोलेंगे, है ना। वैसे है ये ट्रायंगुलर पिरामिड भी इसको कहा जा सकता है। ट्रायंगुलर पिरामिड जैसा भी लग रहा है, ये ट्रायंगुलर पिरामिड जैसा भी लग रहा है। फिर भी अगर इसको हम ऐसे देखें कि ये जो है हमारा, इस लोन पेयर के रिपल्शन के चलते क्या हो जाएगा, ये जो बॉन्ड एंगल है ये थोड़ा फैल जाएगा। ये जो बॉन्ड एंगल है, जैसे था क्या कि ये है एक प्लेन में और ये है नीचे और ये है ऊपर, ठीक, ये है ऊपर। देखो पिरामिड तब बनता है जब क्या हो कि ये एकदम एक प्लेनर सिस्टम हो। तो प्लेनर सिस्टम तब आता है, हम इससे स्टार्ट कर रहे हैं। प्लेनर सिस्टम तब आता है बच्चों जब क्या हो, जब यहां पर एक और बॉन्ड होता, लेकिन इस बॉन्ड, इस लोन पेयर के रिपल्शन के चलते ये सारे बॉन्ड्स जो है नीचे की तरफ चले जाएंगे, है ना। इनका ये टॉप हो जाएगा और थोड़ा थोड़ा झुक जाएंगे सारे। तो ये पिरामिड कभी नहीं बनेगा। हाँ, अगर ये लोन पेयर ना हो
तो फिर ये पिरामिड बनेगा। जैसे नेहा ने बिल्कुल सही सोच के बताया, कोई भी बच्चा ऐसे ही बताएगा कि सर ठीक है, आप ये कह रहे हैं एक प्लेन में है और नीचे इसका ये एक पिलर हो गया, तो सर ये एक पिरामिड बन रहा है फर्स्ट क्लास, है ना। नीचे वाले पिलर से नीचे वाला पिरामिड तो जीवित है अभी भी, नीचे वाला पिरामिड जीवित है, लेकिन ये नीचे वाला पिरामिड बन नहीं पाएगा। कारण क्या है? कारण ये है कि इस लोन पेयर के रिपल्शन के चलते ये जो प्लेन है, ट्रायंगुलर प्लेन, ये प्लेन ही नहीं रहेगा, ये प्लेन ही नहीं रहेगा। इसलिए इसको बोलते हैं सीसॉ शेप। इसलिए इसको क्या बोलते हैं? सीसॉ शेप। तो एक तो ये बात निपटी। अब बात मन में आई कि सर जो है हम क्या करें, ऊपर से हटाएं, यहां से हटाएं, कहीं से बेटा कोई फर्क नहीं पड़ रहा, सीसॉ ही बनना है। अब बात आती है इसकी, है ना। यहां पर थोड़ा समझने की जरूरत है। देखो यहां क्या समझने की जरूरत है। अगर हम ClF3 की बात करें, है ना, अगर हम ClF3 की बात करें तो ClF3 की बात करें तो इसमें जो है ऐसा लग रहा है देखने से कि अगर ऊपर नीचे के हम हटा देते, अगर ऊपर नीचे के हम ये हटा देते तो एक प्लेन आ जाता, है ना। तो ऊपर का रिपल्शन और नीचे का रिपल्शन एक दूसरे को बैलेंस भी कर सकता था कि नहीं कर सकता था। जैसे अगर एक लोन पेयर केवल ऊपर है और एक नीचे, जैसे अगर मान लीजिए एक ही तरफ है, जैसे कि यहां था, तब तो इस प्लेन को प्लेन नहीं रहने दिया उसने, तो फिर उसको पिरामिड शेप इसका नहीं रह पाया, तो इसलिए उसको हमने बोल दिया सीसॉ। लेकिन अगर इन दो बॉन्ड्स को हम यहां से ना हटा के एक इसको उड़ा दें और एक इसको उड़ा दें, तो इक्विटोरियल के तीनों बॉन्ड्स हमारे सुरक्षित रह जाते। इक्विटोरियल के तीनों बॉन्ड सुरक्षित रह जाते और ऊपर जो है क्या हो जाता, ऊपर हमारे पास क्या हो जाता, ऊपर एक हमारे लोन पेयर ऊपर रह जाता, एक लोन पेयर नीचे रह जाता। तब देखो क्या होता, जैसे एक लोन पेयर ऊपर है और एक नीचे है, तो लोन पेयर का रिपल्शन अगेन बहुत ज्यादा होता है। लोन पेयर का रिपल्शन बहुत ज्यादा होता है। तो अब ये रिपल्शन जो जैसे इसके ठीक ऊपर जो अगर है तो क्या होगा, तो लोन पेयर इन बॉन्ड्स पे बहुत ज्यादा रिपल्शन देगा और नीचे भी देगा, नीचे वाला भी लोन पेयर बहुत ज्यादा रिपल्शन देगा। और अगर मान लीजिए यहां पर इक्विटोरियल सिस्टम में है तो उतना ज्यादा रिपल्शन नहीं दे पाएगा क्योंकि काफी दूर दूर रहेंगे। हाँ ठीक है, देखो यहां भी क्या है कि अगर आप ऊपर और नीचे से अगर लोन पेयर हटाते हैं, ये सब बच्चों याद रखना है कि अगर इस तरह का सिस्टम आएगा तो आपको इक्विटोरियल से ही बॉन्ड रिलीज करना है ना, एक्सियल से नहीं। देखो इसका रीजन क्या है, गौर से समझो। इसका रीजन ये है कि अगर मान लीजिए ऊपर एक लोन पेयर हुआ और एक लोन पेयर हुआ नीचे, एक लोन पेयर हुआ ऊपर और एक लोन पेयर हुआ नीचे, तो थोड़ा रुक जाओ, थोड़ा सा जो है इसको कैसे हमेशा VSC-PR में इक्विटोरियल में हटते हैं। इसका थोड़ा सा लॉजिक थोड़ा सा और स्पष्ट कर दें आपको, ताकि आपको जो है हमेशा के लिए पक्का हो जाएगी। तो क्या होता है कि अगर ऐसा हो जाए तो एक के साथ तो 90 डिग्री एंगल है और एक के साथ 120। अच्छा, और इसमें करेंगे तो सबके साथ जो है 90-90 रहेगा। ओके, इसको हम थोड़ा सा तुमको अलग से बना के दिखाते हैं, तब तुमको जो है समझ आएगी बात। इसको हम तुमको अलग से थोड़ा बना के दिखाते हैं, तब तुमको बात समझ आएगी। इधर का वाला ये हटाए दे रहा है, तो ये जितना मैंने लिखा है वो सब बना लिए बच्चों। इसको हटाते कैसे हैं? देखो गौर से, हम लोग ClF3 को देखते हैं, गौर से देखेंगे बच्चों।
ClF3 को देख रहे हैं, तो ClF3 का एक तो ये स्ट्रक्चर बना हुआ है और एक स्ट्रक्चर हम यहां बना लेते हैं। ये भी हो गया, ये भी हो गया, ये भी हो गया। एक लोन पेयर मैंने यहां बना दिया और एक लोन पेयर यहां बना दिया। तो हम रिपल्शन जरा कैलकुलेट करते हैं, तो रिपल्शन जिसमें ज्यादा होगा वो स्ट्रक्चर मान्य नहीं होगा। तो गौर करिए, देखिए यहां पर अगर हम इस फिगर में रिपल्शन को देखें तो ये लोन पेयर इन 3 बॉन्ड से 90 डिग्री पर है, ठीक, और ये वाला लोन पेयर भी इन 3 से 90 डिग्री पर है। अच्छा, और ये आपस में 180 डिग्री पर है। तो अगर हम यहां पर लोन पेयर बॉन्ड पेयर को देखें तो वो जो है 90 डिग्री पे नजर आ रहा है और ऐसे 6 लोन पेयर बॉन्ड पेयर है, ठीक। ऑफ कोर्स यहां पर लोन पेयर का जो रिपल्शन होगा वो बहुत कम होगा, क्योंकि ये जो है 180 डिग्री पर है, तो इसको आप 0 लिख सकते हैं। ये तो काफी, मतलब इससे ज्यादा दूर क्या होंगे, 180 डिग्री पर है मतलब सबसे दूर हो गए। अच्छा, अब जरा इसकी बात करते हैं बच्चों, इसकी बात करते हैं। तो यहां पे क्या हो रहा है, यहां पर ये देखने में आ रहा है कि जो लोन पेयर बॉन्ड पेयर का रिपल्शन है, तो एक बॉन्ड के साथ ये वाला लोन पेयर 90 डिग्री पर है और दूसरे के साथ भी 90 डिग्री पर है, तीसरे के साथ 120 पर है ना। मतलब ऐसे दूसरे वाले के लिए भी होगा कि 2 से तो 90 डिग्री पर है, तीसरे पे 120 डिग्री पर। मतलब ऐसा हो रहा है कि 4 बॉन्ड्स ऐसे हैं जब ये 90 डिग्री पर है, लोन पेयर बॉन्ड पेयर, और 2 बॉन्ड ऐसे हैं जब ये 120 डिग्री पर है, ठीक है। अच्छा, और लोन पेयर यहां पर 120 डिग्री पर है, ठीक। अब होता क्या है बच्चों कि लोन पेयर बॉन्ड पेयर का जो रिपल्शन होता है वही मेन है, क्योंकि ज्योमेट्री जो है वो तो कौन डिसाइड करेगा, ज्योमेट्री तो बॉन्ड पेयर डिसाइड करते हैं। लोन पेयर तो ठीक है रिपल्शन के लिए ही होते हैं। तो यहां पर अगर देखें हम लोग लोन पेयर बॉन्ड पेयर को देखें, तो लोन पेयर बॉन्ड पेयर में यहां पर सब जो है 90 डिग्री पर ही है लोन पेयर बॉन्ड पेयर, और यहां पर देखेंगे तो 4 है 90 डिग्री पे, 2 कम से कम 120 डिग्री पे, तो 2 थोड़ी राहत की सांस ले रहे हैं। ये बात समझ में आ रही ना। जैसे अगर ये दोनों एक्सियल हैं बच्चों, तो इस इक्वेटोरियल का दोनों एक्सियल के साथ 90 डिग्री है और अपने इक्वेटोरियल के साथ 120 डिग्री है। तो ये जो लोन पेयर बॉन्ड पेयर का रिपल्शन का जो स्कीम है वो ज्यादा फेवरेबल है रिपल्शन के हिसाब से इन कंपैरिजन टू दिस स्कीम। देयर इन दिस केस रिपल्शन इज हायर, ऑफ कोर्स लोन पेयर के बीच में बढ़िया स्थिति है, लेकिन बाकी के लिए बड़ा खतरनाक है। इसलिए हमेशा याद रखेंगे कि जो BSc-PR थ्योरी रहती है, उस BSc-PR थ्योरी में जब इस तरह का स्ट्रक्चर आएगा ट्राइगोनल बाई पिरामिडल, तो टी शेप आप कहेंगे, और ये भी ध्यान रखेंगे कि इक्वेटोरियल से ही आपको क्या करने हैं, 2 बॉन्ड हटाने हैं। ऐसा भी आप मन में आ सकता है कि सर एक इक्वेटोरियल से हटा दें, एक एक्सियल से हटा दें, एक जो है सर इक्वेटोरियल से हटा दें, एक एक्सियल से हटा दें, ऐसा मन में आ सकता है। तो उस केस में भी क्या होगा कि वो जो स्ट्रक्चर है वो इसके मुकाबले कम ही स्टेबल होगा। तो आपको एक तो समझने की बात हो गई, और एक मन में ध्यान भी रखने की बात हो गई कि जब भी हम BSc-PR थ्योरी में स्ट्रक्चर बताएंगे टी शेप का, तो एकदम पक्का दिमाग में रखना है कि हमें कहां से हटाना है, हमें हटाना है इसको इक्वेटोरियल पोजीशन से, ठीक। अब जैसे यहां पर देखो, अब जैसे BRF5 है, तो अब जैसे BRF5 में हटा दिया और XCF4 में यहां से 2 हटा दिए, तो इसको भी उसी तरह से आप एनालाइज करेंगे तो पाएंगे कि यही स्ट्रक्चर जो है सबसे ज्यादा स्टेबल स्ट्रक्चर है। तो यहां पर ये बात थोड़ी क्रिटिकल है कि हमें ये ध्यान रखना होगा कि हमें कहां से बॉन्ड हटाना है। इस बात को हमें ध्यान जरूर रखना होगा बेटा कि हमें बॉन्ड कहां से हटाना है।
तो जो आपको दिया है उसको आप याद रखिए, और उसका आप लॉजिक भी दे सकते हैं। आप जो है लोन पेयर बॉन्ड पेयर के रिपल्शंस को कैलकुलेट करके देख लीजिएगा तो आपको समझ आ जाएगा कितना क्या हो रहा है। एनीवेज, कंप्लीट। जहां रिपल्शन कम से कम हो वही सर्वोत्तम, जिसमें रिपल्शन कम से कम हो वही सर्वोत्तम है। अब देखो यहां पर तो क्या होता है, यहां पर तो क्या होता है बच्चों, सब 90 डिग्री होता है, तो चाहे यहां से हटाओ क्या फर्क पड़ रहा है। यहां पर तो सब 90 डिग्री होता है। और एक बात समझें, और जरा समझें, इस ऑक्टाहेड्रल को जरा गौर से समझें। कोई कहे कि सर हम जो है इसमें से इक्विटोरियल हटा दें तो क्या शेप में फर्क पड़ जाएगा, क्या शेप चेंज हो जाएगा क्या? आप तो कह रहे सब 90 डिग्री होते हैं, यहां एंगल का कोई मतलब ही नहीं है, चाहे जिससे हटा दीजिए शेप यही रहेगा। देखो गौर से समझो, शेप यही रहेगा, गौर से समझो। जैसे कोई क्या करे कि ए बी बनाए, बी बनाए, ठीक है, फिर ये बी बनाया और इसको हटा दिया, अच्छा ठीक है, और इसको भी बना रहने दिया, इसको भी बना रहने दिया। गौर से देखो बच्चों, अभी भी ये स्क्वायर पिरामिड ही है। कैसे कैसे स्क्वायर पिरामिड है, देखो गौर से, ये है तुम्हारा स्क्वायर, पिरामिड का ओरिएंटेशन बदल गया, और ये है उसका तंबू, बम्बू, ये हो गया बेस और ये हो गया उसका पिलर। तो यहां कोई दिक्कत ही नहीं है, तुम इसको भी हटा दो, इक्विटोरियल से हटाओ चाहे एक्सियल से हटाओ, आपका स्क्वायर पिरामिड ही रहेगा। क्योंकि ये ऐसे समझो, देखो एक ये प्लस है, एक ये है और एक ये है और एक ये है, तीन लाइंस हैं, तीनों 90 डिग्री पर एक दूसरे से, एक ये वाली लाइन, एक ये वाली लाइन और एक ये वाली लाइन। एक्सियल सिस्टम जैसा सिस्टम है यहाँ पे, सब 90 डिग्री पे, किसी को भी हटाओ कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सर वहां से नहीं हटा सकते, फिर तो 2 के साथ 90 हो जाएगा। कैसे कैसे सर एक्सियल रहेगा तो उसके एक्सियल के जो अपोजिट साइड है उसके साथ 180 डिग्री होगा ना। समझे नहीं? अच्छा देखो समझो गौर से, अगर एक्सियल वाले को हटाएंगे तो इसकी बात कर रहे हैं आप? यस सर। हाँ क्या कह रहे हैं, एक्सियल वाले को तो एक्सियल वाले को ही तो हटाया जा रहा है इसमें। हाँ तो सर एक्सियल वाले को हटाएंगे तो 180 डिग्री बनेगा, उसको अपोजिट में जो पी है उसके साथ। हाँ, और इक्विटोरियल इस केस में सबके साथ 90 डिग्री बनेगा। यहां कहां है अपोजिट, कहां है? अच्छा सबके साथ 90 कहां बनेगा, इसका भी तो अपोजिट उसके साथ तो 180 हो जाएगा। इसका भी तो अपोजिट है ही, इसके साथ 180 हो जाएगा। ये तो सिमेट्रिक डायग्राम है ना बच्चों, किसी को भी हटाओ सब एक ही जैसा है, ये तो हर तरह से सिमेट्री है ना यहाँ पर। अरे नहीं समझ पाए, जैसे ये है देखो, मतलब ऐसे है, देखो सुनो गौर से, जैसे ये है तुम्हारा, ये है 4 एटम, गौर समझना, एक है तुम्हारे सामने आ रहा है, एक तुम्हारे पीछे जा रहा है, ये तो सिमेट्री हो गई ना, ये तो सिमेट्री हो गई। ये 6 जो है इस सेंटर के अबाउट एकदम सिमेट्रिक है, किसी को भी हटाओगे एक ही बात है। आप समझ पा रहे हैं बच्चों? देखो 4 एटम ये हैं, एक तुम्हारे सामने आ रहा है और एक तुम्हारे स्क्रीन के पीछे जा रहा है। हाँ? तो इस सेंटर के अबाउट कितने एटम नजर आ रहे हैं? 6। 4 इस प्लेन में, एक प्लेन के बाहर, एक प्लेन के भीतर, 6 नजर आ रहे हैं। 6 तो एक जैसे है ना, इसमें से किसी को भी हटाओगे तो डायग्राम पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो सबके लिए एक जैसा रहेगा। जैसे आप इसको एक्सियल मान रहे हैं, कोई ऊपर से देखे इस फोटो को तो वो क्या करेगा, उसके लिए अगर कोई ऊपर से देख रहा है तो उसके लिए 1 2 3 4 ये एक्सियल हो गया। सॉरी, आप जो है आप
मान लीजिए आप कह रहे हैं कि ये जो है 1 2 3 4, हमारी स्क्रीन में सर ये 4 जो है इक्वेटोरियल है, लेकिन कोई ऊपर से देखे इस फोटो को तो वो कहेगा हमारे लिए सर 1 2 3 4 ये 4 इक्वेटोरियल हैं, एक हमारी तरफ हमारे लिए प्लेन से बाहर ये आ रहा है, प्लेन से नीचे ये जा रहा है। क्या बात समझ में आ रही है? बोलो। यस सर। तो स्क्वायर पिरामिड में बच्चों किसी को भी हटाओगे कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, अब स्क्वायर पिरामिड में अगर 2 हटाने होंगे तो आमने सामने वाले को हटाना है ना? स्क्वायर पिरामिड वाले में आमने सामने वाले को 2 को हटाना है। अब वो कहीं से भी तुम आमने सामने के हटा सकते हो। यहां पर ये बॉन्ड अगर जैसे आपसे कोई कहे कि ये जो है एक्सियल है, कोई कहे ये एक्सियल है, कोई कहता है ये, कोई ये भी कह सकता है, कोई इसको भी एक्सियल कह सकता है, कोई इसको भी एक्सियल कह सकता है। अगर कोई इसको एक्सियल बोलने लग जाए तो उसके लिए ये इक्वेटोरियल है। स्क्वायर पिरामिड में तो सब एक जैसा होता है ना, 90 डिग्री होता है। तो अच्छा, लेकिन एक तो प्रॉब्लम हो जाएगी फिर इक्वेटोरियल का, फिर जो है हाँ एक प्रॉब्लम तो हो जाएगी, एक प्रॉब्लम हो जाएगी इसमें फिर तो भाई कि स्क्वायर पिरामिड में फिर इक्वेटोरियल और एक्सियल की बॉन्ड लेंथ में कोई फर्क नहीं होना चाहिए। इसका मतलब स्क्वायर पिरामिड में एक्सियल और इक्वेटोरियल की बॉन्ड लेंथ में कोई फर्क नहीं होगा फिर, क्योंकि सब तो एक जैसा सिस्टम है। हाँ, उसको ठीक करो बच्चों, उसको ठीक करो, उसको ठीक करो कि यहां 6 के 6 बॉन्ड्स आइडेंटिकल होंगे बच्चों ऑक्टाहेड्रल में। ऑक्टाहेड्रल में 6 बॉन्ड्स एकदम आइडेंटिकल होंगे क्योंकि ये सब बॉन्ड एकदम सिमेट्रिक हैं। उसको ठीक करिए। ऑक्टाहेड्रल सिस्टम में सभी बॉन्ड्स एकदम आइडेंटिकल होंगे, उसको एकदम ठीक कर लें। लेकिन अगर ट्रायंगुलर बाई पिरामिडल है या पेंटागोनल बाई पिरामिडल है तो फर्क हो जाएगा, क्योंकि फिर एक्सियल इक्वेटोरियल में वहां पे डिफरेंस है। यहां पर ऑक्टाहेड्रल के एक्सियल इक्वेटोरियल में कोई फर्क नहीं है। किसी भी पेयर को आप एक्सियल कह सकते हैं तो बाकी जो 4 हो जाएंगे वो इक्वेटोरियल हो जाएंगे। क्या आपको ये बात समझ आ रही है? फोटो समझ में आ रहा है? अरे समझो भाई गौर से। जैसे मान लो हम कहें कि हम जो है इस पहले और इस दूसरे को मान रहे हैं एक्सियल, तो आप कहेंगे सर मान लीजिए, क्या दिक्कत है, मान लीजिए, आप इसको एक्सियल मान लीजिए। तो भैया फिर इक्वेटोरियल क्या होगा? तो ये इक्वेटोरियल हो जाएगा सर, हमारा ये वाला प्लेन इक्वेटोरियल हो गया, ये इक्वेटोरियल प्लेन हो गया। देखो ये स्क्रीन वाला प्लेन इक्वेटोरियल हो गया। आप किसी को भी मान लें एक्सियल, बाकी 4 इक्वेटोरियल हो जाएंगे। यहां पे 6 बॉन्ड्स हैं, 6। ये जो है एक्सियल इक्वेटोरियल का भेद जो है किसमें है? ट्रायंगुलर बाई पिरामिडल में और पिरामिडल में, और सॉरी पेंटागोनल बाई पिरामिडल में। एनीवेज, डन, कंप्लीट। देखो वो जो हटाने वाला है ना, उसका यहां पर ये एक्सप्लेनेशन भी आपकी बुक में दिया है सीसो का, जो भी हमने सीखा वही एक्सप्लेनेशन भी दिया है, तो वहां से भी आप चेक कर लीजिएगा। यहां का भी देखो एक्सप्लेनेशन दिया है। ये जो टी शेप है तो इसी को हटा रहे है ना, तो इसका भी एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है। तो एक्सप्लेनेशन चाहे तो आप लिख लीजिएगा, लेकिन वही है रिपल्शन। देखो लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्शन जिसमें कम होता है बच्चों, वही हमारा फेवरेबल सिस्टम होता है। तो देखो यहां पर देखो इक्वेटोरियल से 2 हटा दिए है ना, यहां पर लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्शन कम होगा। यहां से देखो बना के दिखाया हुआ है, बना के दिखाया हुआ है, एक ये भी बना के दिखाया हुआ है और एक ये भी बना के दिखाया हुआ है, लेकिन हमारा जो फेवरेबल होगा वो ये वाला टी शेप होगा। ठीक है, वैसे तो कहने को सभी टी हैं,
कहने को तो सभी टी हैं, लेकिन ये जो है सबसे ज्यादा स्टेबल सिस्टम रहता है। ए इज मोस्ट स्टेबल। देखो अभी जो हम चर्चा कर रहे थे कि मान लीजिए एक एक्सियल एक इक्वेटोरियल को हटा दें, तो वही बात है। तो बुक में भी आपके दिया हुआ है फॉर्चुनेटली। सो विद दिस VSE PR थ्योरी इज डन। योर शेप hybridization done.